हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सर और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स मैथ्स क्लास में। सो स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिकल लॉजिक का 4th वीडियो है जिसमें हम लोग इतनी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। क्वांटिफायर, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, डुअल्स, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन। ठीक है बच्चों, स्टार्ट टू एंड तक वीडियो देखो, पूरा एक्सरसाइज और इतना कुछ समझ जाएगा, दोबारा कभी नहीं पढ़ोगे ना तो भी चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट टॉपिक इज क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स क्या होता है बच्चों? क्वांटिफायर क्या होता है? ये एक सिंबल होता है। वो सिंबल क्या डिनोट करता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस या फिर कुछ भी ग्रुप। तो दो टाइप का होता है क्वांटिफायर स्टूडेंट्स, दो टाइप का क्वांटिफायर होता है। फर्स्ट वन को बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर और सेकेंड वाले को बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का सिंबल कुछ ऐसा है, उल्टा ए, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का सिंबल कुछ ऐसा है, उल्टा ई। यूनिवर्सल क्वांटिफायर को बोला जाता है फॉर ऑल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को बोला जाता है देयर एग्जिस्ट। ऐसा बोला जाता है, हम नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे इसको? हम याद रखना, जो बोल रहा हूं ना वो बोलोगे तो बराबर आपको क्वेश्चन क्लिक होगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, और देयर एग्जिस्ट ना बोल के हम बोलेंगे उसको देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ। अब बोलोगे सर नाम तो पहले छोटा दिया था, आप पॉकेट में बिना मतलब का बोल रहे हो बड़ा याद करने को। तो बड़ा याद करोगे ना बच्चों तो वो आप ये पढ़ के अगर क्वेश्चन का आगे पढ़ोगे ना तो आपको एग्जैक्टली आंसर क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये पढ़ के करोगे ना तो आंसर क्लियर नहीं होता। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को क्या पढ़ेंगे? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर को क्या बोलेंगे? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। और अगर ऐसा होता है तो स्टेटमेंट ट्रू होगा और वो नहीं होता है तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहला क्या बोला है, इफ a इज इक्वल टू दिस डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट क्या लिखा है। देखो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर वेयर x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो ध्यान देना स्टूडेंट, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है आपका। एग्जिस्टेंशियल क्या बोला था इसको पढ़ने के लिए? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ, यही बोला था ना। तो अभी पढ़ो उसको, क्या लिखा है? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x विच बिलोंग्स टू a सच दैट दिस कंडीशन दैट इज x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो जो मैं पढ़ा उससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि कम से कम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक वैल्यू अगर x का जो इसमें से बिलोंग करता है वो अगर इसको सेटिस्फाई कर दिया तो ये ट्रू होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो ये फॉल्स होगा। ये कम से कम एक वाला है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू। तो क्या कोई ऐसा बंदा है जो इसको सेटिस्फाई करता हो? कौन है? आई थिंक 9 है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फर्स्ट केस में? फर्स्ट का आंसर कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों, फर्स्ट वाले में हियर x इज इक्वल टू 9। 9 जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, वो बता देता हूँ कि जो 9 निकाला वो a से निकाला है। ठीक है, हियर x इज इक्वल टू 9 विच बिलोंग्स टू a satisfy the कंडीशन क्या है? x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे अपना एग्जिस्टेंशियल है ना, मतलब कम से कम एक करना चाहिए, तो एक ने कर दिया। एक से ज़्यादा करेगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे एक ने कर दिया तो काफ़ी है। देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू, जो आपका स्टेटमेंट दिया है उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? ट्रू आएगा। अंडरस्टूड?
और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड वाला देखो क्या बोल रहा है, फॉर ऑल, ऐसा वो लोग बोलते हैं, मैंने क्या बोला था, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। तो आप एक बार 3 रख के देखो, 3 का स्क्वायर, क्योंकि देखो फॉर ऑल बोला है, फॉर ऑल मतलब सब लोग होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 12 जो है वो एक इवन नंबर है, मतलब 3 के लिए तो ये सही है। 5 रख के देखो, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 कितना 30, तो एक स्टेटमेंट है। वैसी बच्चों 7 रख के देखो, 9 रख के देखो, 11 रख के देखो और 12 रख के देखो, क्या आ रहा है, सबके लिए क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। मतलब ये हमेशा, ये जो है ये हमेशा 3, 5, 7, 9, 11 और 12 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या रहेगा आपका, हमेशा इवन नंबर रहेगा। मतलब सेकेंड वाला भी क्या है स्टूडेंट्स, ट्रू है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे सेकेंड केस में, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू ए गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जो गिवन कंडीशन है, क्या है गिवन कंडीशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू, क्या आएगा इसका ट्रूथ वैल्यू, ट्रू आएगा। अंडरस्टूड। चलते हैं थर्ड वाले केस में, कम से कम एक, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। कोई है ऐसा, 3, 5, 7, 9, 11 और 12, कोई है ऐसा कि जिसका स्क्वायर लेस देन 0 हो, नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कम से कम एक चाहिए था, तो एक भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे थर्ड केस का, थर्ड का आंसर क्या आएगा, सिंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू ए, since there is no value of x which belongs to a, satisfy given condition, therefore its truth value, क्या आएगा ट्रूथ वैल्यू, एक भी नहीं कर रहा है तो फॉल्स आएगा। अंडरस्टूड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ नेक्स्ट पेज पे देखो। फोर्थ वाला क्या आएगा, देखो सोचो, अभी आप खुद सोचो क्या बोला है, क्या बोला इधर, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू ए एक्स इज एन इवन नंबर, हर एक वैल्यू इवन नंबर होना चाहिए। तो 3, 7, 9, 11 ये लोग क्या होता है, टाइम पास कर रहे हैं, वो लोग इवन थोड़ी है, समझ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि 3, 5, 7 और 9 ये लोग सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिंस 3, 5, 7, 9, 11 which belongs to A do not satisfy गिवन कंडीशन, और अगर ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और फॉर ऑल बोला है, तो इसका मतलब देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रूथ वैल्यू इसका इज फॉल्स। अंडरस्टूड। चलते फिफ्थ वाले के पास, क्या बोला इधर, ये क्या है आपका, there exists at least one value of x which belongs to a such that this condition should be satisfied। तो देखते हैं इसमें से क्या कोई ऐसा बंदा है जो इसका सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे 3 पुट कर दिया तो 3 × 3 9, 9 + 8 जो है वो ग्रेटर देन 40 नहीं आएगा, 5 के लिए भी नहीं आएगा, 7 के लिए भी नहीं आएगा, 9, 9 × 3 = 27, 27 + 8 भी नहीं आएगा, 11 के लिए आ रहा है क्या, हाँ 33 + 8 41, 41 जो है तो 11 और 12 के लिए भी करेक्ट है। ठीक है, तो अपने को कम से कम एक चाहिए था,
ठीक है ना बच्चों। तो कम से कम एक चाहिए था, तो यहाँ पे मेरे पास 2 लोग हैं ना, समझा। तो क्या आ जाएगा, फिफ्थ वाले में क्या आ जाएगा, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू एज x belongs to 11 comma 12, sorry, x equal to 11 comma 12 which belongs to a satisfy given condition। ठीक है, इस तरीके का भी आप आंसर लिख सकते हो। चलते लास्ट क्वेश्चन इसी का 6 वाला। क्या है क्वेश्चन, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x which belongs to a 2x plus 9 is greater than 14। तो सबके लिए ना, तो चलो 3 रख के देखो, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 9 15, तो ये सेटिस्फाई हो गया। 5 रखोगे तो भी होगा, सब मतलब सब लोग रखोगे ना इधर x के जगह पे तो सब होगा। तो 6 का भी आंसर क्या आएगा, 6 का भी आंसर क्या आएगा, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, जिसको आप देखो बच्चों, ट्रूथ वैल्यू को ऐसा ट्रू लिखो, या तो ऐसा कैपिटल T कैपिटल F लिखोगे ना तो भी चलेगा। तो यहाँ पे भी मैं कैपिटल T लिख देता हूँ, ठीक है। इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, रीजन क्या, एज ऑल वैल्यूज ऑफ x विच बिलोंग्स टू a satisfy given कंडीशन। सिंपल था ना, यही था आपका क्वांटिफायर्स और उसके ऊपर क्वेश्चंस। ऐसे स्टेटमेंट्स को जहां पे क्वांटिफायर का यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास। नेक्स्ट टॉपिक है डुअल। बड़ा सिंपल सा है डुअल, ठीक है। डुअल में कैसा रहता है बच्चों, कुछ नहीं करना रहता है अपने को। अगर एंड लिखा है तो उसके जगह पे और लिख देने का, और अगर और लिखा है तो उसके जगह पे एंड लिख देने का। क्या बोला मैंने बच्चों, एंड के जगह पे और लिख देने का, और के जगह पे एंड लिख देने का। फिर टॉटोलॉजी पढ़े हो ना पिछले वीडियो में, टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन। तो टॉटोलॉजी के जगह पे कॉन्ट्राडिक्शन लिख देने का, और कॉन्ट्राडिक्शन के जगह पे टॉटोलॉजी लिख देने का। तो देखो क्या आएगा, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले का P एंड Q और R हो गया आंसर, मिल गया मार्क्स। डुअल इतना ही है, समझा क्या। और के जगह पे एंड के जगह पे और कर दिया, बस बाकी कुछ नहीं किया। सेकंड वाला देखो क्या आएगा, P और Q और R, दोनों एंड था ना, थोड़ा संभाल के लिखना क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है, और बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ों में गलती कर दोगे तो बिना मतलब का मार्क्स जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला देखो, P एंड Q और R एंड S। फोर्थ वाला P और नेगेशन Q, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला नेगेशन P एंड Q और नेगेशन R और S। समझ रहा ना एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, एंड का और का एंड, बाकी कुछ नहीं करते। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिफ्थ तक हुआ ना, चलो सिक्स वाले में देखो क्या आ जाएगा, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अच्छा एंड का और आएगा, देखो इधर भूल रहा था मैं, ठीक है। और नेगेशन Q एंड का हो जाएगा और, फिर P और का हो जाएगा एंड, फिर Q, फिर एंड का हो जाएगा और नेगेशन R। ये हो गया स्टूडेंट्स 6-1। देन 7th वन देखते हैं, ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन S। समझा, देख लो वापस एक बार, और का एंड का और का एंड का और, ठीक है। 8th वाले में देखो, 8th वाले में एक नया बंदा आया, कॉन्ट्राडिक्शन आया, उसके जगह पे टॉटोलॉजी, ठीक है, याद रखना। तो 8th वाले में कॉन्ट्राडिक्शन का टॉटोलॉजी मतलब T, और का एंड
P, देन एंड का हो जाएगा और, Q और का हो जाएगा एंड R, ठीक है। देन सेम पैटर्न नाइन्थ का क्या आ जाएगा, नेगेशन P एंड Q और R, देन एंड का हो जाएगा और, T का हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। वापस यहाँ पे देखो टोटोलॉजी था, ठीक है। चलो 10th वाले के पास, तो 10th वाला क्या है, P और का हो जाएगा एंड, Q और का हो जाएगा एंड, कॉन्ट्राडिक्शन का टोटोलॉजी। देखिए बच्चों कितना सिंपल था आपका डुअल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, देखो क्या लिखा बच्चों, नेगेशन। नेगेशन का बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन हमने पहले किया, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा नेगेशन का टॉपिक। तो कंपाउंड एंगल्स क्या, सॉरी कंपाउंड स्टेटमेंट का, कंपाउंड एंगल नहीं, कंपाउंड स्टेटमेंट का अपने को नेगेशन करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। कैसा नेगेशन का कंसेप्ट, जो डुअल में था ना उसके साथ में और भी कुछ होता है। एंड का और था डुअल में, यहाँ पे भी होगा एंड का और का एंड। देन टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का टोटोलॉजी। स्टेटमेंट P है तो उसका हो जाएगा नेगेशन P, और अगर नेगेशन P है तो उसका हो जाएगा P। याद रखना P का नेगेशन P और नेगेशन P का हो जाएगा P, ठीक है। देन यूनिवर्सल क्वांटिफायर का एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूनिवर्सल क्वांटिफायर। देन ऑल या तो एवरी रहेगा तो इसका हो जाएगा सम, ऑल या तो एवरी हो जाएगा तो इसका रहेगा सम, ठीक है। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कंपाउंड स्टेटमेंट है ना, तो इसको P और इसको Q ले लेंगे, याद है ना एकदम बेसिक में पढ़े हैं। तो लेट P x + 8 ग्रेटर देन 11, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, y - 3 = 6। तो मेरा स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा स्टेटमेंट का, गिवन स्टेटमेंट P और Q, करेक्ट। इसका नेगेशन, नेगेशन क्या हो जाएगा, P का नेगेशन हो जाएगा नेगेशन P, और का नेगेशन क्या हो जाएगा एंड, और Q का नेगेशन हो जाएगा Q। इसको मैं अगर स्टेटमेंट में लिखूंगा, इसको अगर मैं स्टेटमेंट में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, x + 8 ग्रेटर देन 11, इसी का नेगेशन लिखना है ना बच्चों मुझे। तो इसका नेगेशन क्या लिखूंगा मैं, ग्रेटर का नेगेशन, ग्रेटर का नेगेशन। तो इसके अलावा कौन कौन बच गया, लेस देन और इक्वल दोनों बच गया ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, x + 8 लेस देन और इक्वल्स टू 11। अब बच्चों अगर क्वेश्चन में ऐसा रहता तो सिर्फ लेस देन बचा ना, तो लेस देन 11 लिखता था, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वाला हुआ। देन और का हो जाएगा बच्चों एंड, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एंड है, और नेगेशन क्यों, इसका नेगेशन, नेगेशन क्या आ जाएगा, y - 3 ≠ 6, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हुआ। तो आपके सामने देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वाला सॉल्व करने का। तो सेकेंड क्वेश्चन में लेट P 11 is less than 15, Q 25 is greater than 20, ठीक है। तो इसका स्टूडेंट सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे देखो ये P है, ये Q है, ये एंड है, मतलब क्या हो जाएगा P एंड Q, ठीक है। इसका नेगेशन क्या आएगा, इसका नेगेशन P का हो जाएगा नेगेशन P, एंड का हो जाएगा और, Q का हो जाएगा नेगेशन Q। तो हमें क्या करना है एग्जैक्टली, इसका और इसका नेगेशन लिखना है और बीच में और लिखना है, ठीक है। तो दैट इज नेगेशन P, नेगेशन P क्या हो जाएगा, 11 जो है वो लेस देन 15 ना, लेस देन 15 का नेगेशन मतलब लेस देन के अलावा जो भी साइन बच गया वो,
तो ग्रेटर और इक्वल दोनों बच गया, तो 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 एंड सेम कंसेप्ट से 25 ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 20। ये हो गया आपका सेकेंड वन। थर्ड वाला क्वेश्चन ध्यान देना, थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाना है थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए। क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ये P इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इंप्लीकेशन, इट इज अ रोम्बस मतलब Q। तो लेट P इज क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ये आपका P हो गया। Q क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, या तो इट इज अ रोम्बस, ये स्टूडेंट Q हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा इसका, P डबल इंप्लीकेशन Q। सो स्टूडेंट डबल इंप्लीकेशन और इंप्लीकेशन का डायरेक्ट नेगेशन नहीं होता है, थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ये नहीं कि आप इसका नेगेशन ऐसा लिख दो, ये गलत है। हाँ, ये गलत है, टोटली गलत है। कैसा होता है ध्यान देना, थोड़ा सिंप्लीफाई करवा रहा हूं मैं। ये P जो है यहां पे वो Q को एरो दिखा रहा है एंड Q जो है वो P को एरो दिखा रहा है। जरा ध्यान से देखो, P देखो Q को एरो दिखाया और Q जो है वो P को एरो दिखा रहा है। ठीक है, समझा बच्चों? आप ट्रुथ टेबल पढ़े हो ना, तो आपको एक चीज ये याद रखना है जो भी लिखा रहा हूं मैं, P इंप्लीकेशन Q ये इक्विवेलेंट होता है नेगेशन P और Q के। P इंप्लीकेशन Q किसके इक्विवेलेंट होता है, नेगेशन P और Q के। कैसे, ट्रुथ टेबल बना के आप चेक कर सकते हो कि दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है कि नहीं है। ये आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है, कंडीशनल लॉ बोलते हैं इसको, आगे पढ़ोगे आप। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा नहीं पढ़ने वाला हूं कि नेगेशन P और Q, मैं इसको क्या पढ़ने वाला हूं, नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला। क्या पढ़ रहा हूं बच्चों, नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला। और मैं चाहूंगा कि आप भी ऐसे ही पढ़ना, ताकि आपको सॉल्व करते समय P और Q में कंफ्यूजन ना हो। जैसे P इंप्लीकेशन Q क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला, एंड उसी तरह से इसका क्या आएगा, नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला। अंडरस्टूड? तो ये बच्चों क्या आया, ये इसका अगला पार्ट आया, मतलब ये जो है वो इसके इक्विवेलेंट है वो आया, अब तक नेगेशन नहीं आया। अब इसका नेगेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो नेगेशन क्या आ जाएगा, नेगेशन P का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, Q का नेगेशन Q हो जाएगा, देन एंड का और नेगेशन Q का Q, और का एंड, और P का हो जाएगा नेगेशन P। अब इसी को अगर मैं स्टेटमेंट में लिखूं तो पहला ब्रैकेट क्या है, P एंड नेगेशन Q, मतलब क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर एंड इट इज नॉट अ रोम्बस, पहला ब्रैकेट। तो वो लिख लेता हूं क्या, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर एंड इट इज नॉट अ रोम्बस। ये फर्स्ट ब्रैकेट हुआ स्टूडेंट, अभी बाकी है। बीच में कौन है देखो, बीच में और, तो इधर आ गया और, सेकेंड ब्रैकेट Q एंड P है, मतलब रोम्बस पहले। तो क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस एंड इट इज नॉट अ स्क्वायर, क्या आ जाएगा, और क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस एंड इट इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल था ना एकदम। देखो फोर्थ में क्या दिया हुआ है, इट इज कोल्ड, इसको आप P बोल दो, इट इज रेनिंग, इसको आप Q बोल दो। तो आपका स्टेटमेंट क्या है, आपका स्टेटमेंट क्या है फोर्थ वाला, P एंड Q। ठीक है, जिसका नेगेशन क्या आ जाएगा, नेगेशन P और नेगेशन Q। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, इट इज, क्या लिखोगे, इट इज कोल्ड, राइट। तो इट इज कोल्ड का नेगेशन क्या हो जाएगा, इट इज नॉट कोल्ड।
इट इज नॉट कोल्ड, फिर और है और फिर नेगेशन है तो नॉट क्यू, क्यू क्या था, इट इज रेनिंग, तो इट इज नॉट रेनिंग। अंडरस्टूड। तो फिफ्थ वाला देखो क्या है, लेट पी इट इज रेनिंग है बोला है ना, तो उसको पी बोल दिया, इट इज रेनिंग। देन अगला क्या है, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, तो वी विल गो एक हो गया, वी विल प्ले फुटबॉल आपका एक हो गया, तो क्यू बोल दूंगा मैं क्या, वी विल गो, और आर हो जाएगा आपका, आर क्या हो जाएगा, वी विल प्ले फुटबॉल। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैसा है, ये और ये पूरा ये साथ में है, देन के बाद और इफ देन है, मतलब इम्प्लीकेशन, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड आर, क्योंकि क्यू और आर के बीच में क्या बोला है, एंड बोला है। अंडरस्टूड। आपको क्या बोला था अभी पिछले, यहां पे देखो थर्ड क्वेश्चन जब पढ़ रहे थे तो क्या बोला था, डबल इम्प्लीकेशन और इम्प्लीकेशन का आपको डायरेक्ट नेगेशन नहीं होता है ना, तो पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये याद करना है कि पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या होता है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, दैट इज नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा देखो, ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला, ठीक है, देन और एरो के बाद वाला, समझे क्या, ये नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। इसका नेगेशन, इसका नेगेशन क्या आएगा, नेगेशन बोलो, इसका नेगेशन पी का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, क्यू का नेगेशन क्यू हो जाएगा, देन एंड का और हो जाएगा, और आर का नेगेशन आर हो जाएगा। अंडरस्टूड। दैट इज पी, पी मतलब क्या, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। फिर क्या है, एंड नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू मतलब क्या आ जाएगा, वी विल नॉट गो। फिर क्या है, फिर क्या है देखो, और है तो और नेगेशन आर, नेगेशन आर मतलब वी विल नॉट प्ले फुटबॉल। करेक्ट। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ वाला। अब 6, 7, 8, 9 इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो आप। तो फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला, सॉरी फिफ्थ हो गया ना, 6 वाला देखो क्या बोला है, √2 इज अ रैशनल नंबर, तो इसका नेगेशन क्या आ जाएगा, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। देखो इरेशनल मत लिखो, नॉट नहीं है तो नॉट दिखाओ, ठीक है, जब तक पॉसिबल हो तब तक दिखाओ नॉट। 7 आपको कंसेप्ट में सिखाया है कि ऑल या तो एवरी रहेगा तो उसका क्या हो जाता है, सम हो जाता है, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, 7th वाले का, सम नेचुरल नंबर्स आर, नॉट नहीं है तो नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट होल नंबर्स। ठीक, चलते हैं 8th वाले के पास। 8th का क्या सिखाया था, यूनिवर्सल के लिए एग्जिस्टेंशियल आ जाएगा और एग्जिस्टेंशियल के लिए यूनिवर्सल आ जाएगा। तो 8th में आ जाएगा आपको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा n² प्लस n प्लस 2 इज, नॉट नहीं है ना तो नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक, अब लास्ट वाला नेगेशन का 9th वाला क्या आ जाएगा बोलो, एग्जिस्टेंशियल का हो जाएगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x माइनस 17। अब जो लेस देन 20 है, लेस देन का अपोजिट ना जो बच गया उसके अलावा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू
20। ये बच्चों इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, मैक्सिमम चांसेस है कि तीनों आता है एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए। 3 स्टेटमेंट लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाता है। और कभी कभी कैसा हुआ है, कोई 2 आया, या तो कन्वर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव, या तो इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव, या तो कन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव, मतलब दो की जोड़ी। कन्वर्स इनवर्स भी हो सकता है, इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव हो सकता है, और ये दोनों भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है कि तीनों आएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। याद रखना, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव ये हमेशा इंप्लीकेशन वाला जो स्टेटमेंट है ना, पी इंप्लीकेशन क्यू, सिर्फ उसमें ही होता है, बाकी जगह पे नहीं होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट में ही होता है। और आपको कुछ भी हो जाए, आपका स्टेटमेंट पी इंप्लीकेशन क्यू में ही लिखना है। ठीक है, तो पी इंप्लीकेशन क्यू हो जाएगा ना स्टूडेंट। उसके बाद क्या करना रहता है, आपको कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना है। तो सबसे पहले मैं इनवर्स लिखवाऊंगा, देन उसके बाद में आपको कन्वर्स लिखने को बोलूंगा, और उसी के बाद में आपको क्या बोलूंगा मैं, कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखने के लिए। तो देखते हैं इनवर्स। इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट, जो ये स्टेटमेंट है ना, उसी में दोनों को आप नेगेशन दे दो। मतलब क्या आ जाएगा, नेगेशन पी इंप्लीकेशन नेगेशन क्यू। मतलब जो स्टेटमेंट है उसी की इधर दोनों तरफ नेगेशन लगा दो, उसी को बोलते हैं इनवर्स। कन्वर्स मतलब जो स्टेटमेंट दिया उसी को उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब क्यू इंप्लीकेशन पी। कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, उसको आप उल्टा किए हो, उस उल्टे वाले स्टेटमेंट को क्या करो, दोनों तरफ नेगेशन दे दो। मतलब क्या, नेगेशन क्यू इंप्लीकेशन नेगेशन पी। क्या बोला मैंने, इनवर्स मतलब जो स्टेटमेंट दिया उधर ही नेगेशन लगा दो, कन्वर्स मतलब स्टेटमेंट को उल्टा, और कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब स्टेटमेंट जो उल्टा किए हो उसका नेगेशन कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट में तो पहले P और Q, इफ के बाद में देखो नॉट रहे चाहे ना रहे, उसको स्टेटमेंट P और Q ही लेना है इस पर्टिकुलर केस में, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव में। तो लेट P क्या आएगा, इफ के बाद में कौन है, x लेस देन y। Q क्या आ जाएगा, x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर। अंडरस्टूड। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो आपको क्वेश्चन दिया है उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म P इंप्लीकेशन Q, करेक्ट। ठीक है, अभी आपको मैं क्या लिखना है, आपको कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव ना, क्या बोला, सबसे पहले इनवर्स लिखेंगे। इनवर्स मतलब जो स्टेटमेंट दिया है उसी का दोनों तरफ नेगेशन लगा देने का। मतलब क्या हो जाएगा, नेगेशन P इंप्लीकेशन नेगेशन Q। तो नेगेशन P मतलब P का नेगेशन क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, इफ इसका नेगेशन ना, इसका, तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, देन नेगेशन Q मतलब इसका नेगेशन क्या आ जाएगा, वो x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर। अंडरस्टूड। चलते हम लोग आपका कन्वर्स लिखने के लिए। कन्वर्स देखो क्या है, Q इंप्लीकेशन P। Q इंप्लीकेशन P मतलब उल्टा, क्या आ जाएगा, इफ x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर देन x लेस देन y, करेक्ट। देन अगला है कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब जो स्टेटमेंट उल्टा किया उसका नेगेशन, मतलब नेगेशन Q इंप्लीकेशन नेगेशन P। तो ये क्या आ जाएगा, इफ नेगेशन Q ना, मतलब क्या, x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर देन नेगेशन P मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट वाला, सिंपल था ना एकदम। चलते हैं सेकेंड वाले के पास। सेकेंड वाला पूरा क्वेश्चन आप लिख लेना बच्चों, जो ये दिया है ना, ये पूरा क्वेश्चन लिख लेना। उसके बाद में उसको लिखो, दैट इज, देखो इफ देन फॉर्म में नहीं है वो पहले कुछ है, फिर उसके बाद में इफ से स्टार्ट हुआ है। तो पहले हम उस क्वेश्चन को इफ देन फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या आएगा, दैट इज इफ द वुमेन in the family, in a family is literate
then then the family becomes literate। तो ये आपका PQ फॉर्म में हो गया स्टूडेंट, करेक्ट। तो देखो समझा रहा हूं मैं, ये जो पहला अंडरलाइन किया उसको क्या ले लेंगे हम लोग, P ले लेंगे। देन बाद में जो अंडरलाइन किया उसको क्या ले लेंगे, Q ले लेंगे। ठीक है, लिख लोगे ना। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म P इंप्लीकेशन Q। ठीक है, चलते इसका आपको इनवर्स लिखाता हूं। इनवर्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इनवर्स नेगेशन P इंप्लीकेशन नेगेशन Q। ठीक है, तो इनवर्स क्या आएगा, मैं बोलूं, देखो क्या आएगा, इफ द वुमेन इन अ फैमिली इज नॉट लिटरेट देन द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। ठीक है, नॉट लगा के लिखना है, लिख लोगे। ठीक है, लिख लेना है स्टूडेंट्स, दैट इज करके स्टेटमेंट लिख लेना। देन कन्वर्स, मेरा मेन मोटो आपको समझाने से मतलब है। कन्वर्स, कन्वर्स मतलब इसी का उल्टा, मतलब क्या आ जाएगा, इफ द फैमिली बिकम्स लिटरेट देन द वुमेन इन द फैमिली इज लिटरेट। ये हो गया आपका कन्वर्स, दैट इज Q इंप्लीकेशन P। देन कॉन्ट्रापॉजिटिव, अगला दोनों क्वेश्चन लिखा के दूंगा मैं, टेंशन मत लो। कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब नेगेशन Q इंप्लीकेशन नेगेशन P, राइट। मतलब उल्टा जो स्टेटमेंट किए हो उसका नेगेशन क्या आएगा, उसका नेगेशन, इफ द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट देन द वुमेन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट। ये हो गया कॉन्ट्रापॉजिटिव, समझ गए। चलो थर्ड और फोर्थ वाला देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने थर्ड वाला क्वेश्चन। तो अगेन थर्ड में क्या लोगे, सेम तरीके से सॉल्व करना है। लेट P क्या लोगे, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, और Q क्या लोगे, प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, इज एम आर वॉज वेयर नहीं है इधर, तो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस है, मतलब डज नॉट करके आएगा अगर नेगेशन होगा तो। देखते हैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, P इंप्लीकेशन Q, करेक्ट। हमें निकालना क्या है, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो सबसे पहला इनवर्स, इनवर्स क्या सीखा है आपको, जो दिया है उसी को दोनों तरफ नेगेशन लगा दो। क्या आ जाएगा, दैट इज इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज देन द प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। ये हो गया आपका बच्चों इनवर्स। देन नेक्स्ट इज कन्वर्स। कन्वर्स मतलब क्या, जो स्टेटमेंट दिया है उसी का उल्टा, मतलब Q इंप्लीकेशन P। तो कन्वर्स क्या आ जाएगा, बोलो कन्वर्स क्या आ जाएगा, Q इंप्लीकेशन P क्या आ जाएगा, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब नेगेशन Q इंप्लीकेशन नेगेशन P। इसका स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, इसका स्टेटमेंट बोलो क्या आ जाएगा, दैट इज इफ, जो उल्टा किया उसका ना, मतलब इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज। सिंपल था ना एकदम, इतने के लिए 3 मार्क्स मिलता है बच्चों। चलो फोर्थ वाला सेम पैटर्न है, लिखा देता हूं, चलो आप भी बोलोगे सर पूरा नहीं लिखवा रहे हो। चलो लेट P क्या, वोल्टेज
इंक्रीजेस, ये हो गया मेरा P। देन Q क्या आ जाएगा, करंट डिक्रीजेस, डिक्टो सेम है ये तो। चलो पी क्यू हो गया, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म P इंप्लीकेशन Q। देन इसका इनवर्स, इनवर्स मतलब स्टेटमेंट का नेगेशन दोनों तरफ, नेगेशन P इंप्लीकेशन नेगेशन Q। दैट इज क्या आ जाएगा, इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज then current does not decrease। then converse, converse मतलब उल्टा, क्या आएगा, if current decreases then voltage increases। then next है कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब जो स्टेटमेंट उल्टा लिखे उसका नेगेशन, मतलब क्या, इफ करंट डज नॉट डिक्रीज देन वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज। अंडरस्टूड। तो इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इन नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल सब्सक्राइब किए नहीं हो अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और चैनल सब्सक्राइब किए हो तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।